गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इवेंट देखिएगा, हम एक मेजर समिट में चर्चा करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं है कि G20 पे चर्चा करने वाला हूं, यह होगा आसियान इंडिया समिट। ठीक है, आसियान इंडिया समिट सबसे जरूरी चीज ये याद रखिए, यह कौन सा एडिशन, कौन से क्रम का है। क्रम का है 20वें और यह आयोजित कहां हो रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। आसियान इंडिया समिट कौन से क्रम का है, 20वें नंबर का। कहां हो रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। चूंकि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लिए। ठीक है, इतना आप तो याद रखिए। साथ ही हम थोड़े से बैकग्राउंड में चले, इस टर्म को समझें। आसियान क्या है, कितने मेंबर हैं, कब बना, याद रखना इस चीज को। देखिए, आसियान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा, आसियान क्या है। याद रखना, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। समझ पा रहे हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को, 1967 को, और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है, जकार्ता में। कहां है, जकार्ता में। ये याद रखिए। आसियान एक संगठन है, इसमें कुल 10(1) लिख रहा हूं, बताऊंगा 10(1) लिखने का कारण क्यों है। 10(1) वर्तमान में 10 सदस्य के अलावा एक और देश जुड़ गया है, इसका नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर के अलावा 10 देश और हैं। इस 10 देश को याद रखना, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसको ले लेना MBBS क्लिप और ले लीजिएगा TV। ठीक है, ये 10 देश ऐसे याद कर सकते हो। जैसे M फॉर म्यांमार, B फॉर लेना बर्मा। ठीक है, म्यांमार और बर्मा एक हो गया। M फॉर लेना यहां पे मलेशिया। ठीक है, M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, जिसको आप और किस नाम से जानते हो, म्यांमार। ठीक है, फिर अगेन B फॉर ब्रुनई, ठीक है। S फॉर सिंगापुर, C फॉर कंबोडिया, नॉट कोलंबिया, कंबोडिया। ठीक, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम। ये 10 देश हैं
इसके अलावा भी एक देश जुड़ा है, इसका नाम है ईस्ट तिमोर। सरप्राइजली बात यह है कि भारत आसियान नेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन जाता क्यों है भाग लेने? याद रखना, यदि हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करना है तो ये तो जरूरी है कि हम ये देश हैं कौन से आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध रखें, तभी हम चीन को काउंटर कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जैसे मैं आसियान नेशन के थोड़ा सा लोकेशन देखें तो देखना मैप में, थोड़ा सा मैं इंडिया का एक रफ मैप बनाने जा रहा हूं। ठीक है, और ये ऐसे अपन भारत का मैप ले लेते हैं। ठीक है, ये भारत है और यहां से जितने भी कंट्री हैं, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, यहां पे जितने भी द्वीपीय देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया है, लाओस है, सिंगापुर है, ठीक है, फिलीपींस है, ये सारे देशों का समूह क्या कहला रहे हैं? ईस्ट एशियन, मतलब एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। समझ पा रहे हो? यही कहला रहे हैं एशियन कंट्री। ठीक है, ये इतना समझिएगा। ये मैंने आसियान नेशन के बाद बताया और ये बताया आसियान इंडिया समिट। एक चीज और याद रखना, इंडोनेशिया में ही इस बार का आसियान समिट होगा। ठीक है, आसियान समिट जिसमें 10 धन 11 मेंबर होंगे, लेकिन आसियान इंडिया समिट भी कहां हो रहा है? इंडोनेशिया में। समझना बात को। ठीक है, ये है आसियान। इसके अलावा इंडोनेशिया के बारे में एक चीज याद रखना, इंडोनेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 का मेंबर तो है ही, साथ में ही इंडोनेशिया ने में एक चीज क्या किया है कि जकार्ता से राजधानी इसने नुसंतारा बदल दिया है। नुसंतारा मतलब अब इसकी राजधानी कहां से कहां परिवर्तित हो जाएगी? जकार्ता से नुसंतारा। इतना कम से कम आप आसियान नेशन, भारत आसियान समिट के बारे में याद रखिए। ये समिट की बात आई है, मैं कुछ चीज आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिएगा, वर्ष 2023 के इंपॉर्टेंट समिट को देखना। जैसे G20 18th क्रम का कहां हुआ, कहां होने वाला है? इंडिया में अभी होने वाला है 9 से 10 सितंबर के मध्य में। ठीक है, दूसरा G7 का कहां हो गया, कहां हुआ? हिरोशिमा में, और हिरोशिमा है जापान में। ठीक है, इसी तरह SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहां हुआ? इंडिया में। अब लास्ट में किसकी बात आ रही है? आसियान का। आसियान का कहां होने वाला है? हो रहा है मतलब इंडोनेशिया में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इतना कम से कम आप याद रखिएगा, ये 4 समिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है याद रखना। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे की। इंपॉर्टेंट डेज में क्या है? 8 सितंबर। 8 सितंबर हमारे लिए खास क्यों है? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। और ये मनाता कौन है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था है जो प्रतिवर्ष वर्ल्ड लिटरेसी डे ऑर्गेनाइज करती है। कब? 8 सितंबर को। ये याद रखिएगा। यहां से थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो किसकी राजधानी है? फ्रांस की। अब बात आती है साक्षरता क्या होता है, लिटरेसी क्या होता है, किसे हम साक्षर बोलेंगे? साक्षर का परिभाषा कुछ नहीं है,
यदि कोई व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ने एवं लिखने में सक्षम हो तो वह क्या कहलाएगा? लिटरेट, अर्थात साक्षर व्यक्ति। ठीक है, यह साक्षरता की परिभाषा है। दूसरा, हमारे भारत में सेंसस 2011 के अनुसार से लगभग 74.04% व्यक्ति क्या हैं? साक्षर हैं। इसी को हम ले लें सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, ये आप सभी जानते होंगे। मैक्सिमम है केरला में और मिनिमम है बिहार में। बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का याद रखना, छत्तीसगढ़ में लगभग है 70.2% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मैं कुछ चीजें और एड ऑन कर रहा हूं। कैसे क्या? शिक्षा की बात आई है तो याद रखना, हाल ही में सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019। इसके अंतर्गत भारत में बात कही गई है कि जीडीपी का लगभग 6% हम किस में खर्च करने वाले हैं? एजुकेशन में। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्वरूप निर्माता था, कौन था? आइडिया देने वाला के कस्तूरी रंजन, जिसने ड्राफ्ट बनाया था। के कस्तूरी रंजन के सिफारिश पर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया, जिसमें यह बात कही गई है कि भारत में जीडीपी का लगभग 6% खर्च किसमें करने वाले हैं? एजुकेशन में। दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज याद रखना, 10+2 फॉर्मूले के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5+3+3+4। ठीक है, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। ओके, ये याद रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसके अलावा मैं बात करूं एजुकेशन की, तो देखो शिक्षा से रिलेटेड चीज आई है तो मैं कुछ चीजें एड ऑन कर रहा हूं। थोड़ा संवैधानिक है, लेकिन आप लोग एक बार ऐसे रिलेट करके पढ़िए। भारत में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया, और ये मूल अधिकार में जुड़ के कहां आया? 21A में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 86 संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना कम से कम शिक्षा के बारे में हमने क्या देखा? पहले देखा 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस कौन सी संस्था मनाती है, कहां उसका हेडक्वार्टर है, साक्षर क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति जब एक भाषा को पढ़ या लिख पाता है, सक्षम है। दूसरा चीज देखें, भारत 2011 सेंसस के अनुसार कितना साक्षरता है, केरल में कितना है, बिहार में सबसे कम है। उसके बाद सीजी में देखें और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब मैं दूसरे सेगमेंट में आ रहा हूं। दूसरा सेगमेंट है किससे रिलेटेड है? एक चंद्रयान से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे भारत ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 भेजा था, वैसा ही जापान है
जापान के द्वारा मून स्नाइपर, ठीक है, मून स्नाइपर इनके प्रोग्राम का नाम है, जिसे H-2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण यान है। H-2A रॉकेट के द्वारा चंद्रयान में प्रक्षेपित लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया और 23 अगस्त को ये चंद्रमा के लैंड पर लैंडिंग हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर। सेम चीज जापान ने मून स्नाइपर नाम से H-2A रॉकेट के माध्यम से इस मून स्नाइपर को लॉन्च किया। ये चंद्रमा में लैंड होगा फरवरी 2024 को। काफी लंबा दिन है जी, ठीक है, फरवरी 2024 को। मतलब आपसे एग्जामिनर पूछे कौन सा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए मून स्नाइपर नाम से कार्यक्रम चला रहा है चंद्रमा के लिए, तो याद रखना जापान। यदि यह मून स्नाइपर कार्यक्रम सफल हो जाता है तो चंद्रमा की धरती पे पहुंचने वाला यह 5वें नंबर का 5th नेशन हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, दूसरे पे है रूस, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है इंडिया। अब कुछ लोग इसको मतलब भारत भी बोल रहे हैं, भारत बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया और 5वें नंबर पे है जापान। नाम से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी राजनीतिक कुछ चीज़ें हो रही है इसलिए सारी चीज़ें घटना घट रही है, ठीक है। अपने को याद रखना है मून स्नाइपर कौन से देश का मिशन है? जापान का। और मून से स्पष्ट है चांद के लिए होगा। कौन सा रॉकेट के थ्रू गया है? H-2A। और यदि यह सक्सेसफुल रहता है तो कौन से नंबर का कंट्री बन जाएगा? 5वें नंबर का। ओके, अब एक लोकेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट प्लेस से, उसमें हम चर्चा करेंगे, देखना। और वो जगह है सांची। सांची एक जगह है, आप सभी जानते होंगे। सांची का स्तूप से याद आता है अशोक के द्वारा निर्मित। और ये सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची न्यूज में रहने का कारण क्यों है? याद रखना, क्योंकि यह भारत का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला सोलर सिटी के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है जी। कहने का मतलब यह है, यदि सांची में कहीं से भी बिजली आएगी, तो वह बिजली तापी नहीं होगी, थर्मल से नहीं होगी। मतलब कोयले से बन के बिजली नहीं आएगी, वो आएगी तो सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। और ये सौर ऊर्जा को आप सभी जानते हो एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको बोलते हो नवीनीकृत ऊर्जा। मतलब जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो पर्यावरण इको फ्रेंडली है, जो प्रदूषण नहीं फैलाता। समझ पा रहे? क्योंकि थर्मल में जानते ही होंगे, थर्मल में कोयले का यूज करेंगे और कोयले से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन निकलता है, और ये किसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। इसी कारण कहीं ना कहीं इस टाइप का इनोवेशन किया जा रहा है ताकि भारत सौर ऊर्जा के मामले में अग्रणी देश बने, ठीक है। और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि हमारा जो भारत है, भारत का जो आधा हिस्सा है, देखेंगे
8.4 से 37.6 के बीच भारत स्थित है, उसी में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है। तो सूर्य की किरणें एक समय आता है तो लंबवत पड़ती है। यही कारण है कि हम सूर्य की किरणों का यूज करके सौर एनर्जी बना सकते हैं जी, और ये नवीनीकृत ऊर्जा के लिए लाभकारी होगा, प्रदूषण कम फैलेगा और आने वाले जनरेशन के लिए भी तापीय ऊर्जा बचा के रखेंगे। ठीक है, इतना के अलावा एक चीज याद रखना, ये हो गया सोलर सिटी। कुछ महीने पहले सितंबर अक्टूबर 2022 की बात है, भारत में एक ऐसा गांव भी है जो जिसे बोलते हैं सोलर विलेज। वो गांव है मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपने कई बार सुना होगा, वो है गुजरात में, और इसी मोढेरा गांव को बोला गया है भारत का पहला सौर विलेज। इतना आप याद रखिएगा, मतलब सांची भारत का पहला सोलर सिटी और सोलर विलेज भारत का पहला मोढेरा, जो कि कहां है, गुजरात में। मैं एक फ्लैशबैक में ले जाता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने आसियान देखा, आसियान समिट कहां हो रहा है, इंडोनेशिया में, और आसियान इंडिया समिट भी कहां हो रहा है, इंडोनेशिया में। उसके बाद आसियान में जो जो मेंबर है उसको देखा, हेडक्वार्टर देखा, कब इसका स्थापना हुआ ये देखा। दूसरा हमने देखा इसका लोकेशन कहां स्थित है। इसके बाद जो भी मेजर समिट है जैसे G20, G7, SCO, आसियान कहां कहां होगा। इसके बाद 8 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, एजुकेशन से रिलेटेड यूनेस्को को देखा। कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ पाता है, लिख पाता है, बोल पाता है तो वह साक्षर कहलाता है। 2011 की सेंसस के आधार पर भारत में कितनी लिटरेसी है, कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन पीछा है, छत्तीसगढ़ का क्या पोजीशन है। NEP देखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खास क्या है। इसके बाद हमने देखा ये भारत में चंद्रयान 3 छोड़ा गया, वैसा ही जापान में मून स्नाइपर कौन सा H2O के तहत, और ये 5वें नंबर का कंट्री बन सकता है यदि यह मून मिशन जापान का सक्सेसफुल रहता है। और ये लास्ट में हमने देखा सोलर सिटी कौन सा है और सोलर विलेजेस। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।